रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था R इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था R इक्वल टू रो एल बाय ए। पूरा फॉर्मूला R इज ml अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाओ और रो इज एल अपॉन एल और ए अलग कर दो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ। ठीक है, तो ये जो है ना रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करती है नेचर पे। डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस पे। दिस डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, बट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस पे। तो अगर तुम वायर को खींच दो, काट दो, रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, लेकिन रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, क्योंकि खींचने से क्या होगा, लेंथ चेंज होगी ना। कि सिर्फ लेंथ चेंज होगी, एरिया भी तो चेंज होगा। लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, रेजिस्टिविटी। डायमेंशंस में क्या नहीं चेंज होगा, लेंथ खींच दिया तुमने एक वायर को, लेंथ बढ़ गई, एरिया बढ़ गया नहीं, कम हो गया। तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगी, क्योंकि वॉल्यूम होती है एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट। एक जितना बढ़ गया दूसरा उतना कम हो गया ना। सो अ वायर इज स्ट्रेच्ड find the new resistance of the wire if ओरिजिनल रेजिस्टेंस खींचने से पहले was 40 ओम। ठीक है, 40 ओम एक वायर का रेजिस्टेंस था, 40 ओम। फिर हमने उसको खींच दिया तो उसकी लेंथ हमने क्या कर दी, डबल। तो हमको बोल रहा है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जरा देखना ध्यान से। हाँ, 160। आर इज रो एल बाय ए। एल न्यू इज 2L। आर न्यू क्या है, आर न्यू क्या है, न्यू रेजिस्टेंस क्या है, रो तो सेम रहेगा, रो एल न्यू बाय ए न्यू। ठीक है, सो व्हाट इज एल न्यू इज 2L, व्हाट इज ए न्यू, तो वॉल्यूम सेम रहेगी, तो ए इंटू एल इक्वल टू ए न्यू इंटू एल न्यू। ए इंटू एल, ए न्यू हमें नहीं पता, लेकिन एल न्यू इज 2L, तो ए न्यू, एल से एल कट गया, ए न्यू इज ए बाय
2। सिर्फ तुमको करने के लिए दिखाना था, करके दिखाना था, इसलिए किया है, वरना क्लियर है कि अगर लेंथ डबल होगी तो एरिया हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम तभी तो सेम रहेगी। सो आर न्यू इज रो एल न्यू 2L अपॉन ए न्यू विच इज A/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो आर न्यू इज 2 का स्क्वायर इंटू रो L बाय A। सो आर न्यू is 4 into rho L by A. Rho L by A was the original resistance. Rho L by A original resistance था जो कि 40 ओम था. So R new is 4 into 40 यानी कि 160 ओम. अब इसको हम शॉर्ट में कैसे करें? देखो, जब भी तुम n टाइम्स लेंथ बढ़ाओगे खींच के, तो एरिया कितने टाइम्स कम हो जाएगा? n टाइम्स. तो एक n यहां ऊपर आएगा और एक n यहां नीचे आएगा, तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना बस. ओरिजिनल रेजिस्टेंस को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना. अब जैसे यहां पे लिखा है कि लेंथ हो गई डबल, डबल यानी n हो गया 2 और ओरिजिनल रेजिस्टेंस था 40, तो 40 इंटू 2 का स्क्वायर 160. सीधा सॉल्व तो इसलिए किया है कि चलो ये सब्जेक्टिव में आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आर न्यू इज n स्क्वायर इंटू आर डायरेक्ट. अब यहां पे हमको परसेंटेज में दे रखा है, a wire is stretched to increase its length by 10%, find percentage increase in resistance. तो आर तो वही हो गया हमारा रो एल बाय एल न्यू इज एल प्लस 10% ऑफ एल, 11 by 10L. New length is 11 by 10 of L and new area A new is AL by L new, यानी कि A इंटू L बाय 11 बाय 10L. L से L कट गया, 10 ऊपर चला गया, 10A by 11. So R new रो L new बाय A new. ठीक है, L new 11 by 10L अपॉन A
10/11A। ठीक है, कोई बात नहीं। 11 ऊपर चला जाएगा। 121/100 रो L बाय A। 121/100 रो L बाय A विच इज R। सो R न्यू इज 21% हो गया। R को इधर ले आए, 121/100 परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हो, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोनों तरफ -1 कर दें, तो ये हो जाएगा आर न्यू -R/R, फिर हम कर दें इंटू 100। तो 121 - 100/100 इंटू 100 विच इज 21%। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है, जैसे यहां पे हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस वायर का हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है ए। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई और हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है इसका ए, और करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, जो कि है एक वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है आई डिवाइडेड बाय, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर उसमें वो एरिया पूरी बॉडी का एरिया होता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होता था। यहां से ऐसे जा रहा ना करंट, ऐसे आई करंट जा रहा है, अब ये बहुत मोटी वायर हो सकती है कोई, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो सकता है, तो इस टोटल करंट को, जैसे यहां 5 एम्पियर करंट है और इसका 2 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो 5/2 इस क्रॉस सेक्शन के पर मीटर स्क्वायर से कितना करंट पास हो रहा, दैट इज करंट डेंसिटी। सुबह 11 बजे के आसपास, कितने बजे,
हाँ 12 कर लूंगा। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। अब करंट क्या होता है, आई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इक्वल टू ए एन ई वी डी होता है। तो जे हो गया ए एन ई वी डी बाय ए से ए कट गया, जे हो गया एन ई वी डी। जे हो गया एन ई वी डी, और वी डी होता है ई ई बाय एम इंटू टाउ। तो जे हो गया एन ई ई बाय एम इंटू टाउ। जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई। पीछे तुम देखोगे कि ये क्या है, रेजिस्टिविटी का उल्टा। ये फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। J और E यहां वेक्टर्स हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। किसको? देखो, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट पर यूनिट एरिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, सॉरी, टेम्परेचर बदलोगे तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। तीनों के लिए हम लोग पढ़ेंगे, मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, एंड एलॉयज के लिए, और सेमीकंडक्टर्स के लिए भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटल्स की। अगर हमारे पास एक मेटल वायर हो और हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, अब यहां पर इस रूम में हमारे पास एक मेटल वायर पड़ी है, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री। हम उसको हीट करना शुरू करें, उसका टेम्परेचर 30, 40, 50, 60 बढ़ाएं, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना।
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ml अपॉन an ई स्क्वायर टाउ, ml अपॉन an ई स्क्वायर टाउ, है ना। तो when temperature is increased, electrons gain kinetic energy and they collide more frequently with the ions, जो बड़े बड़े आयंस पड़े हैं उनके साथ वो और जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कोलिजन्स के बीच का टाइम होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो घट जाएगा, ठीक है। विच डिक्रीजेज tau, and since r is inversely proportional to tau, therefore r increases। समझ आया? वॉल्यूम का कहां है रिलेशन? एल और ए आ रहा ना, ए इंटू एल तो नहीं आ रहा। करो एक्सप्लेनेशन। अगर मैं, हाँ फिर देख, अगर वायर को हीट कर रहे हैं तो लेंथ और एरिया दोनों बढ़ रहे हैं, तो न्यूमिनेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो कैसे बताओगे फिर क्या रिलेशन? तो इसका मतलब है कि ये समझ में आ गया ना तुमको, टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो आर बढ़ा, तो सीधा सीधा रिलेशन क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमारा मेन रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आप गर्मियों में ये जो वायर्स हैं इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बिजली का बिल ज्यादा है क्योंकि ज्यादा एनर्जी खर्च होती है इनमें से करंट दौड़ाने में। वो तो तुम्हारे घर वालों को है ना, मेरे 9 घर होते ना, मैं तो कहता सब सब पूरे घर में सेंट्रलाइज एसी लगवा लेता। मतलब मेरे 9 घर होते ना, अगर मैं इतना अमीर होता तुम्हारे। बहुत बुरा हाल है भाई गर्मी का। अब तुम लोग बाहर जा रहे हो घूमने गर्मी में, कि हम बाहर गए हुए थे। अभी एक बच्ची आई बेचारी, बहुत मियाँ हाफती हुई, टॉर्चर है। अगर गर्मियों में हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इस बात में कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ता तो है टेम्परेचर के साथ, लेकिन जो वेरिएशन है वो बहुत स्लो है। मतलब गर्मियों और सर्दियों के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है? 20-25 डिग्री, 40 डिग्री मान लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जो हम फॉर्मूला देखेंगे उसमें हमें यह पता चलेगा कि जब टेम्परेचर 400-500 डिग्री बढ़ेगा
तब जाके रेजिस्टेंस पे कुछ फर्क पड़ेगा। मैं क्लियर कर दूंगा। फिजिक्स पे बिल फाड़ रही है। टेम्परेचर कम करके एक यही होता है। अब वो तो ये है ना, R इक्वल टू रो एल बाई एरिया। मोटी वायर लोगे रेजिस्टेंस कम होगा उसका, पर हम मोटी वायर लेते नहीं है क्योंकि फिर उससे वेस्टेज होती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। हाँ, और 17 वाले का, क्योंकि कंप्रेसर को वर्क ज्यादा करना पड़ता है, हीट पर साइकिल हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए वर्क करना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फॉर्मूले हैं इस चीज के। हाँ वही है, तो वो ज्यादा वर्क करता है तो ज्यादा यूनिट बिजली खाता है पर साइकिल। तो अब अगर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोई फॉर्मूला भी तो होगा। फॉर्मूला है बच्चों, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस एल्फा 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। एक टेम्परेचर है T1 जिस पे रेजिस्टेंस है R1। R1 इज, टेम्परेचर को हम कैपिटल T से लेते हैं ना, R1 is resistance at T1 टेम्परेचर। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस T1 टेम्परेचर पे R1 है और उसका रेजिस्टेंस T2 टेम्परेचर पे R2। अल्फा मटेरियल का एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंबल कम है, क्वांटिटीज ज्यादा हैं। ABCD तो सारे बुक्ड हैं। A से एक्सेलरेशन, B से वो डैम्पिंग कांस्टेंट होता है ऑसिलेशंस में, C से स्पीड ऑफ लाइट होती है, D से डेंसिटी होता है, E से इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी सब है। G से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H से प्लैंक्स कांस्टेंट, I से करंट, J से करंट डेंसिटी, और सबसे ज्यादा है K से, Z से इंपीडेंस 6 चैप्टर में आएगा। X से तो सब कुछ ही है, W से टंगस्टन, वॉट, सब कुछ है, सब कुछ है। Y से डिस्प्लेसमेंट, 1 2 3 से तो कंफ्यूजन। ऐसे लिखा रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस को ले लो 5, इस रेजिस्टेंस को ले लो 7 और अल्फा को ले लो 8। लो पढ़ लिया फिर तो कितना इजी हो जाएगा सर, दिमाग एकदम इजी। तो अगर किसी टेम्परेचर T1 पे तुम्हें पता है रेजिस्टेंस R1 है और टेम्परेचर T2 पे रेजिस्टेंस R2 है, तो R1 R2 T1 और T2 में ये रिलेशन होता है। अल्फा एक कांस्टेंट होता है जिसको बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और यही क्योंकि रो जो है वो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में भी तो आता है ना। रो क्या है, एल और ए हटा दोगे तो भी तो रो टॉ आएगा ना, टॉ तो तब भी आएगा, और सारी कहानी तो टॉ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है रेजिस्टिविटी भी चेंज हो रही है टेम्परेचर से। तो रो एट एनी टेम्परेचर 2
इज रो वन इंटू वन प्लस एल्फा T2 माइनस T1। अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सब मटेरियल्स का अल्फा डिफरेंट, और अल्फा जिसका ज्यादा। अब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। अगर किसी मटेरियल का अल्फा ज्यादा है मतलब उसका ये डिफरेंस ज्यादा है, ये कम है। अल्फा है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। तो जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, उनका अल्फा ज्यादा होता है, मेटल्स का अल्फा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एलॉयज। समझ आ रहा है? इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है यहां पे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट कट जाएगी केल्विन इनवर्स, अल्फा की यूनिट बनेगी केल्विन इनवर्स। ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू होती है ना वो 10 की पावर -4, 10 की पावर -5 ऐसे होती है। तो इसी से हमें पता लगता है कि रेजिस्टेंस कितना स्लोली बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। बारिशों में, ठंड में क्लास कर देते ना, आप क्या कर रहे हो? और एक और टाइम निकले सुबह 12 बजे बुलाने का, मतलब बंदा निकले तो निकलेगा क्लास के बाद शाम में 4 बजे, मतलब हद ही है। मुझे नहीं डांटा, मैं बीमार हूं। अगर ये है रेजिस्टिविटी कॉपर की और ये है टेम्परेचर, तो सोचो कैसा ग्राफ बनेगा। वाई एक्सिस में हमने ले लिया रेजिस्टेंस और एक्स एक्सिस में हमने ले लिया टेम्परेचर, तो ये आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये टेम्परेचर मान लो डिग्री सेंटीग्रेड में है तो ऑब्वियसली ये ग्राफ 0 से तो शुरू नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी का रेजिस्टेंस 0 थोड़ी होगा। 0 रेजिस्टेंस मतलब मजे ही आ गए, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मजे ही मजे, करंट दौड़ाओ फ्री में। तो ये यहां से शुरू होगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर T1 है 0, T2 तो कुछ है, केल्विन स्केल हो तो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस 0 केल्विन पे 0 ही है। और इनफैक्ट 0 केल्विन तक जाने की भी जरूरत नहीं है, 0 केल्विन से बड़े टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस 0 हो सकता है। उसको बोलते हैं उसका सुपर जो कंडक्टिविटी जब अचीव हो जाती है। ये T2 ले लिया T, R2 ले लिया R, R1 ले लिया R0, तो ये हमारा बन जाएगा R इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस एल्फा टी, which is R equal to R0 plus R0 alpha t. Now we are making graph of R with respect to t. तो ये हमारा y है और वो हमारा x है, और इक्वेशन हमारी क्या होती है, लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी।
सो y इक्वल टू m x प्लस सी। तो इसका जो इंटरसेप्ट है ऑब्वियसली ये है टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस ग्राफ की जो स्लोप है वो है आर नॉट एल्फा। पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट का ग्राफ ऐसे बनता है। और तुमसे अगर पूछा जाए कि कॉपर का ग्राफ बनाओ, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर और वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर कॉपर के लिए, तो ये ग्राफ बनाना है। कॉपर के अलावा किसी और मेटल का नाम हो तो भी यही बनाना है, लेकिन कॉपर का बोलते हैं वो क्योंकि एनसीईआरटी में कॉपर मेंशन्ड है। ठीक, अब बात करते हैं एलॉयज की। एलॉयज जो है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉयज, एलॉयज का भी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फर्क क्या है? फर्क यह है कि अल्फा इज वेरी स्मॉल। एलॉयज का अल्फा बहुत छोटा है एज कंपेयर टू अल्फा ऑफ मेटल्स। इसलिए रेजिस्टेंस तो इसका भी बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, लेकिन वेरिएशन कम होगी। तो ग्राफ दिया हुआ है नाइक्रोम का, बढ़ रहा है लेकिन कम दिखाना बढ़ते हुए। नाइक्रोम का ग्राफ है, ये लिख लो, नाइक्रोम का ग्राफ है। निकल क्रोमियम का एलॉय है नाइक्रोम। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स होते हैं मेटलॉइड्स। सेमीकंडक्टर्स होते हैं मेटलॉइड्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दो टिपिकल सेमीकंडक्टर्स का एग्जाम्पल। सेमीकंडक्टर का अल्फा होता है नेगेटिव, सेमीकंडक्टर का अल्फा होता है नेगेटिव, इसलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों होता है, इस पे पूरा चैप्टर बनाया हुआ है एंड में, तो उस टाइम पे बात करेंगे। मेटल से अलग इसलिए है क्योंकि इनका जो देखो मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग अलग तरह की, इनके अंदर बॉन्डिंग अलग तरह की, उससे सारा डिफरेंस आता है? पूरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर, लास्ट चैप्टर, उसमें रीजन बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हो। तो सिलिकॉन का ग्राफ पूछा जाता है टेम्परेचर का, रेजिस्टेंस का, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का ग्राफ पूछा जाता है सिलिकॉन का।
जीरो तो नहीं होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो R1 हो गया, R1 हो गया 2.1 ओम, T1 हो गया 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसमें देखो हमें केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए, हमें T2 माइनस T1 चाहिए और डिफरेंस जो है वो सेम ही रहता है चाहे केल्विन हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम यहां पे देख सकते हो कि डिफरेंस कितना आ रहा है। देखो 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि रूम टेम्परेचर होता है, 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है 2.1 ओम, और 100 डिग्री पे इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया लेकिन रेजिस्टेंस हो गया 2.7, थोड़ा ही डिफरेंस आया। व्हाट इज द अल्फा ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, ठीक है, तो अल्फा क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, 2.7 माइनस 2.1 अपॉन R1 is 2.1 into 100 minus 27.5. This is the alpha of silver, which is 0.6 by 2.1 into 2872.5. (3.9 into 10 raised per minus 4). हो गया गणित की क्लास। बाय।